हेलो फ्रेंड्स, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 की विज्ञान यानी कि साइंस का बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर का चौथा पार्ट को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट बीवीआई वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये 40 क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आज का पहला प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एसिटिलीन, और ऑप्शन बी एथेन, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ ब्यूटेन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इथिलीन। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो ब्यूटेन होता है ना, ये धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है। तो दोस्तों जब एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे ना, तो क्या बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है C2H6 या फिर C2H2, और ऑप्शन सी है C2H4, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ गर्म करेंगे ना, तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा, यानी कि C2H4 बनेगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या करा है कि एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एंजाइम से, या फिर ऑक्सीजन से, और ऑप्शन सी है वायु से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो दोस्तों अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन जो है ना एंजाइम क्रिया से होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या करा है कि आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% आएगा। ऑप्शन ए में आपका दिया संक्रमण तत्व, और ऑप्शन बी है क्षारीय मृदा धातुएं, और ऑप्शन सी है क्षार धातुएं, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लेंथेनाइड्स। तो दोस्तों आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व जो कहलाते हैं ना, क्षारीय धातुएं कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। ऑप्शन ए में आपका दिया वर्ग 1, या फिर वर्ग 2, और ऑप्शन सी वर्ग 12, और ऑप्शन डी में आपका दिया वर्ग 13। तो दोस्तों मैग्नीशियम आवर्त सारणी के जो है ना वर्ग 2 में मौजूद है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 40 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या करा है कि तो सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए में आपका दिया तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, और ऑप्शन बी है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, और ऑप्शन सी परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो दोस्तों जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं ना, जो तत्व की प्रवृत्ति होता है ना, तत्व की धात्विक प्रकृति घटती है, यह सत्य है। और ऑप्शन बी है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, यह भी सत्य है। लेकिन ऑप्शन सी में आपका दिया परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर लेता है, ये असत्य है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मनुष्य में अनुपस्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया सेलुलोज, और ऑप्शन बी है माल्टोज, और ऑप्शन सी लैक्टेज, और ऑप्शन डी में आपका दिया सुक्रोज। दोस्तों ये माल्टोज हो गया, लैक्टेज हो गया, और ये सुक्रोज, ये तीनों एक ऐसा एंजाइम है जो मनुष्य में मौजूद होता है, लेकिन ये सेलुलोज जो है ना मनुष्य में मौजूद नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा ध्यानपूर्वक कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया जाड़ या फिर रंध्र, और ऑप्शन सी तना, और ऑप्शन डी में आपका दिया टहनी। तो दोस्तों पौधों में जो O2 और CO2 का जो आदान प्रदान होता है ना, ये स्टोमाटा या रंध्र के द्वारा होता है। पौधे के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि मनुष्य में वीर्य एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए में आपका दिया पोषण से, या फिर शोषण से, और ऑप्शन सी उत्सर्जन से, और ऑप्शन डी में आपका दिया परिवहन से। तो दोस्तों मनुष्य में वीर्य एक तंत्र का भाग है जो उत्सर्जन से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए है ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन ए में आपका दिया सेरिबेलम, और ऑप्शन बी है मेडुला, और ऑप्शन सी है सेरिबरम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कोपर्स कैलोसम। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कौन जो है ना वृद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो दोस्तों वृद्धि और चतुराई का जो केंद्र है ना सेरिबरम है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यौवन की आयु क्या होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया लड़कियों में 10 से 12 वर्ष, या फिर लड़कियों में 15 से 18 वर्ष, और ऑप्शन सी लड़कियों में 8 से 10 वर्ष, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लड़कियों में जो है ना 10 से 12 वर्ष यौवन की आयु होती है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया केचुआ, या फिर कृमि, और ऑप्शन सी हाइड्रा, और ऑप्शन डी में आपका दिया मछली। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को यहाँ पे ये बतलाना है कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। तो दोस्तों ये केचुआ हो गया, हाइड्रा हो गया, और ये कृमि हो गया। ये तीनों जो है ना उभयलिंगी जंतु होता है, लेकिन ये मछली जो होता है ना उभयलिंगी जंतु नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा मछली। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया स्त्री केसर, या फिर पुंकेसर, और ऑप्शन सी है परागकण, और ऑप्शन डी में आपका दिया परागकोश। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पुष्प के केंद्र में जो मौजूद मादा जनन अंग होता है ना स्त्री केसर होता है, और दोस्तों पुष्प के केंद्र में अवस्थित जो नर जनन अंग होता है ना पुंकेसर होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्त्री केसर। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% आएगा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लक्षण प्ररूप या फिर फेनोटाइप, और ऑप्शन सी जीन प्ररूप या फिर जीनोटाइप, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ अनुवांशिकी, और ऑप्शन डी में आपका दिया विभिन्नता। तो दोस्तों किसी भी जीव की जो जीनी संरचना कहलाता है ना जीन प्ररूप या फिर जीनोटाइप कहलाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों अनुवांशिकी का जो पिता कहा जाता है ना ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया सर्प या फिर मेढक, और ऑप्शन सी है ग्रास होपर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ घास। तो दोस्तों ये घास जो है ना एक प्रकार का उत्पादक होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लकड़ी या फिर मिट्टी, और ऑप्शन सी है पवन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ पत्थर। तो दोस्तों बिजली उत्पादन के लिए जो है ना पवन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि किसे पवनों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों डेनमार्क को जो है ना पवनों का देश कहा जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 0.3%, या फिर 0.03%, और ऑप्शन सी है 0.003%, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 0.21%। तो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा होता है ना लगभग 0.03% होता है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा होता है ना लगभग 21% होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना
प्रश्न है। तो दोस्तों वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है ना, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और कितना मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में। साथ में इसी भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 18वां प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया एमिनो अम्ल, या फिर वसा अम्ल, और ऑप्शन सी ग्लूकोज, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सुक्रोज। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये ग्लूकोज का उपयोग जो है ना कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी कि यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है ना C6H12O6 होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, C6H12O6 होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया यकृत, या फिर अग्नाशय, और ऑप्शन सी वृक्क, और ऑप्शन डी में आपका दिया फेफड़ा। तो दोस्तों मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना वृक्क है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कर रहा है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हरा पौधा, या फिर मेढक, और ऑप्शन सी है ग्रास होपर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सर्प। तो दोस्तों मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में जो तृतीय उपभोक्ता होगा ना सर्प हो जाएगा, यानी कि सांप हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सर्प को जो है ना तृतीय उपभोक्ता में रखा गया है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए में आपका दिया समतल दर्पण, या फिर उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एक पतला लेंस। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है ना उत्तल दर्पण लगा रहता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, वह दर्पण हो सकता है। ऑप्शन ए में आपका देखो समतल दर्पण हो सकता है, या फिर उत्तल दर्पण हो सकता है, या फिर समतल तथा उत्तल, और ऑप्शन डी में आपका दिया अवतल दर्पण। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो समतल दर्पण होता है और जो उत्तल दर्पण होता है ना, आप चाहे वस्तु को कितनी दूर पर क्यों ना रख दे, वस्तु का प्रतिबिंब जो दर्पण में बनेगा ना हमेशा सीधा बनेगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या कि संबंध F बराबर R/2 संबंध है। ऑप्शन ए में आपका दे उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। ऑप्शन बी है अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं है। ऑप्शन सी में आपका दिया उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पण के लिए। ऑप्शन डी में आपका दिया ना तो उत्तल दर्पण के लिए और ना ही अवतल दर्पण के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो F बराबर R/2 होता है, यानी कि जो फोकस दूरी होता है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होता है, ये जो केस होता है ये केस लागू होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पण के लिए। ये संबंध जो है ना सत्य है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या कराए कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्गों यानी कि रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया परावर्तन या फिर अपवर्तन, और ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण, और ऑप्शन डी में आपका दिया सीधी रेखा में चलना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा जब श्वेत प्रकाश को हम लोग जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में बढ़ जाती है, और जो 7 रंग में जो बढ़ जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों श्वेत प्रकाश जो होता है ना ये 7 कलर का सम्मिश्रण होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण यानी कि रंग सबसे कम विचलित होता है वह है। ऑप्शन ए में आपका दिया लाल या फिर पीला, और ऑप्शन सी है बैगनी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हरा। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो लाल कलर होता है ना इसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विचलन मतलब क्या होता है, झुकाव। तो दोस्तों लाल कलर का झुकाव क्या होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि लाल कलर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। जो कलर सबसे ऊपर होगा ना उसका झुकाव क्या होगा, सबसे कम होगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस रंग का झुकाव
यानी कि विचलन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों ये बैगनी रंग का झुकाव जो होता है ना सबसे अधिक होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I तथा समय T तक प्रभावित होती है तो कार्य होगा, यानी कि W बराबर जो फॉर्मूला होता है ना क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया वी आई या फिर वी आई बटे टी और ऑप्शन सी वी बटे आई और ऑप्शन डी में आपका दिया वी आई टी। तो दोस्तों जब भी किसी सर्किट में दो बिंदुओं की जब विभवांतर भी होता है और उसमें धारा I प्रभावित होता है और T समय तक जो है ना प्रभावित होता है धारा, तो उसमें जो कार्य होगा ना क्या हो जाएगा, W बराबर वी आई टी होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ऑप्शन ए में आपका दिया वी आर या फिर वी स्क्वायर आर और ऑप्शन सी में आपका दिया वी बटे आर और ऑप्शन डी में आपका दिया वी स्क्वायर बटे आर। तो दोस्तों विद्युत परिपथ की जो शक्ति होता है ना, जो पी बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वी स्क्वायर बटे आर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होके एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 40% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या करें, किलोवाट घंटा यानी कि kWh मात्रक है, ऑप्शन ए में आपका दिया धारा का या फिर समय का और ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा का और ऑप्शन डी में आपका दिया विद्युत शक्ति का। तो दोस्तों kWh यानी कि किलोवाट आवर जो मात्रक होता है ना, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जो विद्युत शक्ति होता है ना, विद्युत शक्ति का जो बराबर है ना कौन कौन है कौन कौन नहीं है, वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जूल प्रति सेकंड जो कि है विद्युत शक्ति के बराबर होता है और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ भी है, ये भी जो है ना विद्युत शक्ति के बराबर होता है, यानी कि वाट के बराबर होता है और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ ए स्क्वायर ओम, ये भी जो है ना विद्युत शक्ति के बराबर होता है, लेकिन ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ भी स्क्वायर ओम, ये जो होता है ना विद्युत शक्ति के बराबर नहीं होता, यानी कि ये वाट के जो है ना बराबर नहीं होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है ना ओम होता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, तो दोस्तों एसी जनित्र और डीसी जनित्र में क्या अंतर होगा वही आप लोग को डिफरेंस बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है, जो कि ये गलत बात है। और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ एसी जनित्र में उच्च वोल्टता का जनन करता है, ये भी गलत है। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन नहीं करता है, ये तो सरासर गलत है। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एसी जनित्र में वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों जो है ना एसी और डीसी में डिफरेंट होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो गर्म तार होता है उसको जीवित कहते हैं और ठंडा तार को हम लोग उदासीन कहते हैं और अर्ध तार यानी कि जिसको हम लोग आर्थिंग कहते हैं वियोजित भी कहते हैं, इन तारों के रंग होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो गर्म तार होता है ना दोस्तों, इस गर्म तार का कलर क्या होता है, गर्म तार का जो कलर होता है ना लाल कलर का होता है, गर्म तार का कलर क्या होता है, लाल कलर का होता है। और दोस्तों जो काला तार होता है ना जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठंडा तार कहते हैं। तो दोस्तों ठंडा तार को हम लोग क्या कहते हैं, काला तार कहते हैं, यानी कि उदासीन कहते हैं। और दोस्तों एक होता है भूज योजित यानी कि जिसको अर्थिंग कहते हैं, जिसको भू संपर्क तार भी कहते हैं और इसका कलर क्या होता है, हरा कलर का होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि स्विच लगाए जाते हैं, ऑप्शन ए में आपका देगा ठंडे तार में या फिर गर्म तार में और ऑप्शन सी अर्ध तार में और ऑप्शन डी में आपका देगा कभी ठंडे तार में तो कभी गर्म तार में। तो दोस्तों स्विच जो लगाए जाते हैं ना ये हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गर्म तार में। और दोस्तों गर्म तार का कलर क्या होता है, लाल कलर का होता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑप्शन ए में आपका दिया H2 या फिर CO और ऑप्शन सी H2S और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है O2। तो दोस्तों ये H2S होगा ना, जो हाइड्रोजन डाइसल्फेट होगा, ये क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया KClO3 या फिर HCl और ऑप्शन सी NaCl और ऑप्शन डी में आपका दिया AgCl। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा ये जो NaCl होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये जो होता है ना सूर्य के किरणों के प्रभाव से क्या होता है, अपघटित हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, इसमें हम लोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो बहुत देखने को मिलेगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न क्या कराए कि समीकरण 2CO + O2 टेंड्स टू 2COO किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी कि यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण होकर जो है ना कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो दोस्तों इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है। ऑप्शन ए में आपका दिया CO2 या फिर Na2O और ऑप्शन सी SO2 और ऑप्शन डी में आपका दिया P2O5। तो दोस्तों भास्मिक जो ऑक्साइड होगा ना Na2O होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया उदासीन होगा या फिर क्षारीय होगा और ऑप्शन सी अम्लीय होगा और ऑप्शन डी में आपका दिया बफर होगा। तो दोस्तों सोडियम सल्फेट जो होता है ना, इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 होगा ना, तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। इसीलिए सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या होता है। दोस्तों आर्हेनियस अम्लीय जलीय विलयन में क्या होता है, OH- बढ़ता है या फिर H+ बढ़ता है और ऑप्शन सी में आपका दिया लवण बढ़ता है और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्हेनियस के अनुसार जो अम्लीय जलीय विलयन में जो होता है ना, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, यानी कि H+ आयन बढ़ता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कराए कि जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका नहीं होता है या फिर आंशिक रूप में होता है और ऑप्शन बी में आपका दिया पूर्णतः होता है और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अनुत्क्रमणीय होता है। तो दोस्तों जलीय विलयन में जो एसिटिक अम्ल का जो आयतन होता है ना, पूर्णतः होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि लास्ट प्रश्न कि 1 विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, उसका संभावित पीएच मान कितना होगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो क्षार होता है ना, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और दोस्तों जो क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, यानी कि 10 होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है ना, तो वो विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो बहुत देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि विभवांतर किससे मापा जाता है। ऑप्शन ए में आपका जो एमीटर से या फिर वोल्ट मीटर से और ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर से और ऑप्शन डी में आपका जो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जो है ना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सके। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।